हेलो दोस्तों, देखिए मेरे पास में एक पोको S3 है। ये डेड कंडीशन में है। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी डीसी रीडिंग क्या है। जैसे हम इस बोर्ड को पहले बाहर निकाल लेते हैं और हम अपनी डीसी सप्लाई मशीन से इसको देखेंगे कि ये मशीन कितना एम्पियर ले रही है। ठीक है। तो यहाँ हमने वी बैट डाला और यहाँ हमने इसको टच किया और यहाँ पर ये थर्मल निकला हुआ है इसका। ठीक है। अब हम यहाँ पे पावर की को ट्रिगर करेंगे। देखिए, तो ये 210-11 जाकर रिटर्न आ रही है, क्योंकि हाई हम पकड़ेंगे, हम कभी लो नहीं पकड़ते ना। तो जो सबसे ज़्यादा नंबर है ना, वो नंबर है। तो आप देखेंगे कि ये 200 तक जा रहा है और वापस क्या आ रहा है, रिटर्न आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम किसकी हो सकती है? आइए हम इस पर थोड़ा डायग्नोस करेंगे और फिर हम इस पर काम करेंगे। सो हाय डियर्स, जैसे कि आपने देखा कि इसकी हमने डीसी रीडिंग आपको बताई है और ये किस तरीके से 210 रीडिंग तक जा रहा है। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी बोर्ड में ऐसा कुछ काम तो हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम थोड़ा इसका आई डायग्नोस कर लेते हैं और थोड़ा इसके वोल्टेज चेक करके। अभी सबसे पहले तो हम इसका यूएफएस और इसका जो सीपीयू है, दोनों उतार कर हम एक बार वापस लगाते हैं। और डायरेक्ट हम सिर्फ सीपीयू भी कर सकते हैं, बट हमें दोनों एक साथ करना है। अगर हम ये दोनों एक साथ करेंगे तो इसमें हमारा फायदा ये होगा कि हमारा काम भी जल्दी होगा और दोनों को साथ में यूएफएस भी टेस्ट हो जाएगी और सीपीयू भी लग जाएगा। तो हमेशा मैं जो भी टेक्नीशियन है उसको यही हिदायत दूंगा कि जब आप पेस्टेड पे काम करें तो दोनों को एक साथ निकाल कर फिर एक साथ लगा दें। और फिर इससे हम ये भी चेक कर सकते हैं यूएफएस लगा के कि ये डायरेक्ट पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा। बहुत सारी चीजें हैं ऐसा। और यूएफएस के नीचे हम इसके सारे वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्योंकि ये जैसे कि 200 तक वोल्टेज तो ले जा रहा है, मुझे लग रहा है इसका पावर सेक्शन बिल्कुल ओके होगा। ये वोल्टेज पावर का अगर हम एक ही वोल्टेज चेक कर लें जो कि इसका पीएस होल्ड है, तो भी हमारे लिए काफी है। हमें ये सारे वोल्टेज या बक लाइन चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर वो वोल्टेज भी हमारा आ रहा है, लाइक ईडीएल वोल्टेज भी अगर हमारा बनता है, तो भी हमारा सब कुछ मैटर ओके ही होगा। तो इसके अंदर दो पावर ऐसी आती है, एक पीएम और एक पीएम एल। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ईडीएल है वो हमारा ये दो पॉइंट है। ठीक है। अब हम बेसिकली बोर्नियो में देखेंगे कि क्या हमारा ये ईडीएल पॉइंट है। क्योंकि देखो, इसके अंदर दुनिया भर के अगर हम चेक कर लेंगे वो वोल्टेज, तो कोई मतलब नहीं है हमें, क्योंकि ये रीडिंग ऑलरेडी 200 दे रहा है। हम इसके अंदर सटीक वोल्टेज चेक करेंगे और हम सीधे डायरेक्ट आईसी पे काम करेंगे। ठीक है। बोर्नियो में जो इसके हिसाब से दिखाई दे रहा है, जो ईडीएल का पॉइंट है, जो हमने अगर इमेज में देखा है, तो ये पैड बता रहे हैं। और इस पैड पर ये जो दो कंपोनेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, इस पैड पर ये जो दो कंपोनेंट दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर लिखा होगा फोर्स यूएसबी बूट और यहाँ पर लिखा है 1.8। जब इन दोनों को शॉर्ट किया जाता है तो ये सेट ईडीएल पे आता है। हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि क्या यहाँ पर 1.8 वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा। और ये 1.8 वोल्टेज आप देख सकते हैं सब जगह जा रहा है, जो कि वीआईओ 1.8 की जैसे ऐड कर रहा है। ठीक है। इसमें तो स्कीमेटिक डायग्राम है, फिर भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो पूरा दुनिया भर के सारे बूट सीक्वेंस और वोल्टेज चेक करने की हर जगह जरूरत नहीं पड़ती है। जिस हिसाब से ये डीसी रीडिंग दिखा रहा है, उस हिसाब से तो हमें लग रहा है कि सेट ऑन हो रहा, ऑन होने की कोशिश कर रहा है, पर ये हो नहीं पा रहा है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि हमारा अब हम ये करेंगे कि हम अपने सेट को थोड़ा डीसी पावर देंगे साथ में। तो देखो, हमने बेसिकली डीसी लगाया हुआ है और साथ में हमने नीचे ये ट्रिगर के लिए रखा हुआ है ताकि थोड़ी सी रीडिंग लेते रहे। और ये वही 200 रीडिंग तक जाकर रिटर्न आ रहा है। तो अभी इसके अंदर वोल्टेज बनना चाहिए और चले जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिटर्न के हिसाब से। सो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर आप 1.7 वोल्टेज बन रहा है ईडीएल। अब इसका बनना मतलब समझो कि पूरा सीक्वेंस ही ओके है, क्योंकि ईडीएल सारे बूट सीक्वेंस के बाद बनता है। अब इसके बाद हम क्या चेक करेंगे? इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि पहले हम इस सारे कॉइलों का जीआर लेंगे। अब जीआर लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई बहुत सारे लोग जब काम करते हैं ना, तो उनको डाउट होता है कि सर कॉलों पे ना ग्राउंड आता है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से और आपको थोड़ा
चीजें ही देखने को मिलती हैं। सो देखिए यहाँ पर जी आर आपको 350 मिल रहा है समथिंग। यहाँ पर जी आर भी सेम मिल रहा है। यहाँ पर आपको जी आर 180 समथिंग मिल रहा है। यहाँ पर भी बज रहा है, जो कि लोगों को लग रहा होगा शॉर्ट है, पर एक्चुअली में ये शॉर्ट नहीं है। ठीक है, असल में ये शॉर्ट नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको बीप बज रहा है, पर रीडिंग 100 की आ रही है। यहाँ पर भी आपको बीप बज रहा है, पर रीडिंग 07 की आ रही है। ऊपर भी देखेंगे, क्योंकि ऊपर भी एक पावर सेक्शन है, दो पावर सेक्शन है इसके अंदर, एक मेन और एक कोर, ये कोर है। यहाँ पर भी देखिए 0.05, यहाँ पर देखिए 0.012, 0.01, 0.01, 0.08, 0.08, 0.12 एंड 360। तो मतलब आप जैसे कि आपने देखा कि सब पर आपको ग्राउंड ही आ रहा है, पर एक्चुअल में ये शॉर्ट नहीं होता है। नहीं तो बहुत सारे लोग तो टेक्नीशियन तो उठाकर मुंह उठाकर इस पर शॉर्ट किलर डाल देते हैं। आइए इसको हम वोल्टेज से देकर और डीसी से समझते हैं। तो हमने इसको वोल्टेज से दिया है और थोड़ा सा ट्रिगर कर रहा है, और अब हम यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर ये कितना ले रहा है। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 वोल्टेज ले रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे तो 1 वोल्टेज ले रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे तो 0.5 ले रहा है। अब शॉर्ट पे 0.5 कैसे लेगा, आप भी जानते हैं ये जीरो ले रहा है, क्योंकि सारे बग बनते नहीं है। ये भी आपको पता है 0.4 ले रहा है। ठीक है, अब हम ये वाला देखेंगे बग सेक्शन, क्योंकि कुछ बग एक्टिव होने के बाद बनते हैं। यहाँ पर आप देखिए 1.1 ले रहा है। देखिए ये शॉर्ट था ना पूरा। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 0.8 बन रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे 0.8 बन रहा है। फ्लक्चुएट इसलिए हो रहा है क्योंकि रीडिंग ही अप डाउन हो रही है। 0.8 200 से रिटर्न जा रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 0 0, और ये बनेगा नहीं क्योंकि ये एक्टिव होने के बाद बनता है। ये भी आप देख सकते हैं 0 0, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये शायद बन रहा है क्या, ये बन रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि बग सेक्शन भी इसके एक्टिव है, तो चेक करने वाली कोई ऐसी बात है नहीं पावर सेक्शन में जो हमें लगे। इसलिए मैं डायरेक्टली इन दोनों आईसीयू पे ही काम करना चाहूँगा। सैमसंग का यूएफएस लगा हुआ है, और सीपीयू भी आप देखें तो कॉलकम का है। ठीक है, हम इसमें डायरेक्टली सीपीयू भी उतार सकते हैं, बट जैसे कि रीडिंग आ रही है ये यूएफएस का भी फॉल्ट हो सकता है। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सीपीयू उतारेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम अगर नहीं होता तो हम यूएफएस को करके भी हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। आइए चलिए इसको रिपेयर करते हैं।
तो चलिए देखिए, हमने इसका सीपीयू और इसका यूएफएस उतार दिया है। अब हम इसको डीसी मशीन से चेक करते हैं कि ये कितना क्या बूट ले रहा है। अभी भी क्या ये हाई बूट पे जा रहा है क्या? देखिए, ये तो 10 मिली एम्पियर तक जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। पावर को विदाउट सीपीयू, विदाउट एमएमसी या यूएफएस 25 मिली एम्पियर के नीचे ही होना चाहिए। अगर ये 0 0 होता तो फिर मैं पावर भी चेक करता, क्योंकि 0 0 भी होता नहीं है। ठीक है। अब हमारा बोर्ड ओके कंडीशन में है। हमें इसमें बस सीपीयू और यूएफएस लगाना बस है। ठीक है। डन। तो सबसे पहले हम यू सीपीयू करेंगे, क्योंकि उससे हमें जो रीडिंग मिलेगी वो सीपीयू वाली रीडिंग देखने को मिलेगी, जो स्टक वाली रीडिंग है। समझ रहे हो? अभी ये काम करो, कल आके वो डाटा डालना है क्लास का। जी। तो चलो, अब हम हमारा सीपीयू, जैसे कि हमने सीपीयू और यूएफएस दोनों ही रिवॉल्व कर लिया है। अब हम अपना दोनों ही एक एक करके लगाते हैं। तो पहले जो सही तरीका है वो है सीपीयू का।
तो देखिए मैंने फोन का जो है सीपीयू लगाया है। अब मेरा रीडिंग कितना आना चाहिए आप लोग गैस करके बताइए, अगर ये सही होगा तो। तो देखिए मेरा एकदम सही आ गया है। जो पहले हो रहा था, उचक रहा था रीडिंग, वो उचक नहीं रहा है, वो स्टेबल है। मतलब प्रॉपर तरीके से ये ओके हो गया है। अब हम इसके अंदर यूएफएस लगाएंगे। और मुझे लगता नहीं है कि यूएफएस को प्रोग्राम करने की जरूरत है या इसकी कोई प्रोग्रामिंग देखने की जरूरत है। ठीक है, मैं इसमें डायरेक्ट यूएफएस लगाऊंगा। और अगर ये लगाकर अगर हम इसको सक्सेसफुली चालू कर देते हैं तो मैं आपको इसका यूएफएस प्रोग्रामिंग अलग से वीडियो एक डालूंगा बनाकर। ठीक है। तो हमने यहाँ पर सीपीयू भी लगा लिया है, यूएफएस भी लगा लिया है। ठीक है। अब हमारा फाइनल देखना है। हमने इतनी सारी टेस्टिंग करने के बाद, हालांकि हमने अभी बहुत सारी ऐसी टेस्टिंग है जो नहीं की है। और रीजन ये है कि उसको अभी टेस्टिंग करना बनता नहीं है। जो पहला चरण है वो हमेशा यही होता है। दूसरे चरण में हम थोड़ा मेहनत करते हैं, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि अगर हम 1-2 घंटा पूरा अगर सारे वोल्टेज वोल्टेज सब कुछ चेक कर भी लें, और अगर मान लो सीपीयू और यूएफएस लगाते सेट चालू हो जाता है, तो ये टाइम का एक वेस्ट फील लगता है कि वेस्टिंग हो गया है। इसलिए हम ये तभी करेंगे जब हमारा सीपीयू और यूएफएस लगाने के बाद सेम रीडिंग या सेम चीज कंज्यूम करे। अभी जैसे कि आपने देखा कि फिलहाल तो हमारा सीपीयू का रीडिंग तो आ गया था, जो कि सही था। और अब हमारा यूएफएस लगने के बाद अगर ये अभी भी स्टक में जाता है, तो पहले हम चेक करेंगे कि आसपास के कोई कंपोनेंट तो नहीं निकले हैं। दूसरा, अगर उसके बाद भी जाता है तो फिर से इस आईसी को निकाल के एक बार दोबारा लगाएंगे, देखेंगे कोई पैड वैड ऐसा तो नहीं है जो कनेक्टेड नहीं है। और अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर इसकी हम प्रोग्रामिंग पे जाएंगे। ठीक है। तो चलिए, हमने इसका सीपीयू जो है वो रिवॉल्व कर लिया है और यूएफएस भी लगा लिया है। दोस्तों मैंने इसको है ना थोड़ा सा और डायग्नोस किया है, और मैंने इस पर थोड़ा सा और काम किया है। मतलब मुझे वीडियो को कट करना पड़ा क्योंकि उसके बाद भी सेम रीडिंग आ रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले आप थोड़ा डायग्नोस कर लूँ, उसके बाद मैं एक जो फाइनल सोल्यूशन उस पर आऊँ। ऐसा तो वीडियो बनता ही जाएगा बनता ही जाएगा। इसलिए अब मैंने जो डायग्नोस किया है उस पर मैंने दोनों पावर आईसीयू को भी चेंज किया, बट फाइनली जो मैंने सोल्यूशन देखा वो थर्मल कैमरे से देखा। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पहले तो आप रीडिंग देखिएगा, तो सेम रीडिंग पे अभी सेट, ये देखिए। और ये काफी आपको सीखने वाला एक केस स्टडी होगा। ये देखिए, अभी आप रीडिंग देखेंगे तो आपको सेम रीडिंग पे सेट देखने को मिलेगा, जैसा पहले आ रहा था। देखिए, ठीक है। ये देखिए, यही समथिंग रीडिंग जाकर जीरो आ रही थी। मतलब आपने देखा था कि 200 तक रीडिंग जा रही थी और जीरो तक जा रही आ रही थी। ठीक है, ये रीडिंग थी हमारी। देखिए, ये 200 तक गई और जीरो तक आ रही थी। अब इसको मैंने थर्मल से भी चेक किया। तो आइए मैं आपको थर्मल कैमरे से इसको चेक कराना चाहूंगा। मैंने यहाँ पर थर्मल कैमरा एक्टिवेट करके रखा हुआ है। देखिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये पावर्ड की वो दिखाऊंगा। ठीक है, आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर। तो अब मैं जैसे ही इसको स्विच करता हूँ, मतलब ट्रिगर करता हूँ, देखिए, ये देखिए, तो आपको यहाँ पर है ना शॉर्टिंग जैसी मिलेगी। देखिए, जैसे क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, बंद हो रहा है, गर्म हो रहा है, बंद हो रहा है, गर्म हो रहा है, बंद हो रहा है, दिख रहा है आपको? अगर, ठीक है, मैं इसको इतने एरिया को जूम करके आपको दिखाता हूँ।
देखिएगा, जूम तो नहीं कर पाया बट मैं फिर से दिखाता हूँ। देखिए, ये मैंने ट्विजर लिया पीछे। देखिए, तो जब मैंने ये चीज़ देखी तो मैंने पावर आईसी पे भी काम किया, मैंने इसके पूरे जीआर चेक किए, शॉर्टिंग कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि मेरे पहले से ही सारे एक्टिव वोल्टेज थे। अब मैंने जब पीछे और देखा, तो अब आप देखिएगा, ये सीपीयू पार्ट है, जिसमें ये जो जहाँ ट्विजर रखा हुआ है मैंने, ये सीपीयू का हिस्सा है। ठीक है, मेरा थर्मल काफ़ी बढ़िया है। मैं बोलूँगा कि मैंने अब तक सबसे बेस्ट थर्मल यही वाला चेक किया है। अब देखिए, जैसे ही मैं ये देखिए, जैसे ही मैं इसको रखूंगा, तो देखिए, ये देखिए सीपीयू पूरी तरीके से शॉर्ट हो रहा है। ये देखिए, मतलब रीडिंग, आप डीसी की रीडिंग भी देखिएगा साथ में, वही 150 200 150 200। और देखिए सीपीयू पूरी तरीके से हो रहा है। और सीपीयू की वजह से हल्का सा रैम हो रहा है, और रैम का प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सीपीयू पूरी तरीके से हो रहा है यहाँ पर। अब इसमें ये हो सकता है कि जब रैम निकालते हैं तो ये रीडिंग 80 90 आ जाती है, तो रैम की वजह से भी हो सकता है, और ये सीपीयू की वजह से हो सकता है। मतलब दोनों में से एक आईसी तो शॉर्ट हो रही है 102%। इंटरनली स्ट्रक्चर से, जीआर से तो बिल्कुल ओके है, क्योंकि मैंने इसका जो रैम का जीआर है वो भी चेक कर लिया, मुझे कहीं पे लो जीआर या शॉर्टिंग नहीं मिली। और मुझे जो बेसिकली पावर का तो मैंने सारी लाइन चेक कर ही ली थी, इसलिए मैंने कहा, मैंने वीडियो लंबा ऐसे तो बनता ही जाएगा, कोई मतलब ही नहीं, इसे एनसी नहीं है। इसलिए एक आपको फाइनल सोल्यूशन में आपको यह दिखा रहा हूँ, कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, वो हमारा रैम का भी हो सकता है और सीपीयू का भी हो सकता है। अब इसमें देखने वाली क्या बात है, आइए मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता ये बात, क्योंकि देखो 150 200 की रीडिंग पे आकर है ना, हमारा दिमाग सिर्फ एक ही चीज में दौड़ता है, सीपीयू और एमएमसी, सीपीयू एमएमसी और रैम। देखो आप लोगों को मैं आपको बता दूं, अगर आपके सेट के अंदर, पहली बात तो कॉलकम का सेट है, कॉलकम के सेट के अंदर अगर आप यूएफएस लगी है, तो पहली बात तो यूएफएस आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी आरपीएम की रीड नहीं होती है अभी फिलहाल। और अगर हम इसकी यूएफएस चेंज करते हैं, मतलब रैम चेंज करते, तो हमें बेसिकली इसकी आरपीएम की नहीं जनरेट कर पाएंगे, और ना ही इससे हम कॉपी कर पाएंगे पुरानी वाली से, क्योंकि अभी रीड राइट का कोई सीन नहीं है। इसलिए, और अगर हमें करना होगा तो पेयर ही चेंज करना पड़ेगा, मतलब एक नया सीपीयू लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए तो मेरे पास कोई सीपीयू नहीं है, तो मैं लगा के नहीं दिखा सकता। फिलहाल मैंने आपको इतना बता दिया कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हर समय सीपीयू और यूएफएस को रिवॉल्व करने से भी सॉल्व नहीं होता है, और हर टाइम ये बेसिकली इसकी प्रोग्रामिंग का भी कोई सीन नहीं है, क्योंकि मैंने आपका इसके एंड मैं आपको वीडियो के एंड में इसकी प्रोग्रामिंग का भी डिटेल डालूंगा। मैंने इसकी पूरा बेसिकली लॉक सीट मैंने लिया था, इसको प्रोग्राम भी मैंने किया था। ठीक है, इसके अंदर का एफआरपी भी मतलब मैंने सब कुछ वो किया जो मैं कर सकता था। मैंने इसकी ये पावर आईसी भी मैंने चेंज की। मैंने सोचा क्योंकि एक एलडीओ रैम इसमें भी जा रहा होगा, और मैंने ये पावर आईसी भी चेंज की, पर जब मैंने थर्मल से देखा तो मुझे पता चला कि प्रॉब्लम मेरे दोनों सर्किट में है। या तो मेरा इधर की ओर का मेरा रैम जो गर्म हो रहा है, ठीक है, वो उसकी वजह से मेरा सीपीयू मेरा बक गर्म हो रहा है, क्योंकि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया गर्म हो रहा है, और जनरली ये बीच वाले एरिया में ना बक सेक्शन होता है। हाँ, अगर किनारे वाला एरिया होता तो मैं मानता कि रैम है, और हो सकता है कि इसकी वजह से इसका बक गर्म हो रहा हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए ये वाले फोन के अंदर तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसके अंदर ना ही हम यूएफएस बदल सकते हैं, और ना ही हम सीपीयू बदल सकते हैं। फिर भी ये केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आई होप कि आप इस केस स्टडी से बहुत कुछ सीखेंगे नया। थैंक यू वेरी मच, और इसी को फॉल्ट फाइंडिंग कहते हैं। थैंक यू।